आज हमारे पास है जी इन पेज का लेसन नंबर 13, जो कि हमारे इन पेज का लास्ट लेसन है, एक्स्ट्रा कमांड्स। तो इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं जाके से कि सबसे पहले है जी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे या एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड, यानी कि अगर करना हो तो ये हमारे एम एस वर्ड में फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन होता था, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। तो उसी तरह अगर आपके पास इन पेज में कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट से मुराद आपकी शेप भी हो सकती है, पिक्चर भी है, और टेक्स्ट बॉक्स की भी यहाँ बात हो रही है, तो उनमें से कोई एक पीछे या आगे भेजने उसका जिक्र है यहाँ पर। तो लेट सपोज कि जैसा कि यहाँ पर मेरे पास दो ग्राफिक बॉक्स हैं, एक ये शेप बना ली और इसका हमने फिल जो है वो हमने येलो कर दी है, और एक और हम यहाँ पर एक और शेप बना लेते हैं और इसका फिल जो है वो हम रेड कर देते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रेड बॉक्स है ये येलो वाले के पीछे चला जाए, बैकवर्ड चला जाए यानी कि। तो मैंने अभी येलो के बजाय रेड को सिलेक्ट किया हुआ यहाँ पर, तो उसके लिए क्या है, ज़ाहिर है पीछे भेजने, तो उसके लिए हमारे पास ये एक कमांड है जी, आल्ट ई के, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे बैकग्राउंड में रखने के लिए। तो जी मैं इसको आल्ट ई के दबा तो ज़रा देखिएगा, येलो ऑब्जेक्ट ये है, उसके पीछे टेक्स्ट है और सबसे आगे ये शेप है। तो आल्ट ई के दबाने से क्या हुआ है कि वो जो आपकी शेप है ना, वो सिर्फ शेप के पीछे नहीं गई बल्कि आपके टेक्स्ट के भी बैकग्राउंड में गई है। यहाँ पर ये जहन में रखिएगा कि बैकवर्ड या बैकग्राउंड में जब भेजते हैं वो बिल्कुल पेज के बैकग्राउंड में चली जाती है, यानी कि टेक्स्ट के भी पीछे चली जाएगी। और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि इसको डी सेलेक्ट ना कीजिएगा, ये एहतियात बता रहा हूँ। उसकी वजह ये, मान लें अगर मैं कहीं और क्लिक कर दूंगा ना, मैं इस शेप को दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर होगा टेक्स्ट। तो पहले टेक्स्ट मिटेगा देन आपकी कहीं शेप सेलेक्ट होने के काबिल होगी। तो ज़ाहिर है उससे तो नुकसान होगा ना, आपका टेक्स्ट मिट जाएगा देन शेप के ऊपर वर्किंग होगी तो होगी। तो उसके लिए आपने यही करना है कि आर टी के से आप बैकवर्ड तो भेज ही रहे हैं, आर टी बी से आप वापस आगे भी ला सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन हुई भी है, आर टी बी आगे लें। इसको पीछे भेजने यही करें कि येलो बॉक्स को आगे लें, पीछे ना भेजें, यानी कि पीछे से वो बिल्कुल टेक्स्ट से पीछे चला जाएगा, सेलेक्ट ही नहीं हो पाएगा एडिशनल वर्किंग के लिए। आल्ट ई बी से फॉरवर्ड लेकर आए, ये देखिए आल्ट ई बी। अब ये एक दूसरे के आगे आ रहे हैं, यानी कि बस आगे आने के लिए करें, बैकवर्ड क्या वो ऑटोमेटिक पीछे चला जाता है, लेकिन हाँ अगर हम कहेंगे ना ये चीज़ पीछे चली जाए वो फिर टेक्स्ट के पीछे चली जाती है, ठीक है। तो आल्ट ई बी चीज़ को फ्रंट पर लाने के लिए ये हम ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि बैकवर्ड भेजें फ्रंट पर यहाँ पर ज़्यादा लाया जाता है। फिर है जी आल्ट वी आई और आल्ट वी टी, रिबन को हाइड या शो करने के लिए आल्ट वी आई कमांड है। जैसा कि मैं यहाँ यूज़ करता हूँ जी आल्ट वी आई, तो हमारे ऊपर जो टॉप पर रिबन या प्रॉपर्टी बार जो होती है किसी भी टूल की, वो यहाँ से इसने गायब करवा दी है। वापस शो करने तो आल्ट वी आई से ही ये वापस भी शो होगा। ये सारी कमांड्स हमारी व्यू टैब के अंदर हैं, ये देखें, हाइड, टूल, रूलर, गाइड्स, इनविजिबल, विजिबल, सब है। तो आल्ट वी आई टूल बार गायब करने के लिए, इसी तरह आल्ट वी टी कमांड भी है टूल बार को हाइड वगैरह करने के लिए। टूल बार यानी कि जो लेफ़्ट साइड पर है इसका जिक्र है, तुम यहाँ से भी कर सकते हैं और व्यू टैब में भी जाके ये अप्लाई की जा सकती है। हाइड टूल्स, तो ये लेफ़्ट साइड वाले जो टूल्स हैं आपके गायब हो जाएंगी, और ये सेम कमांड से ये वापस भी आ जाते हैं आल्ट वी टी की मदद से। फिर हमारे पास कमांड है जी आल्ट वी आर, ये भी आप कह लें मिस वर्ड वगैरह में सेम थी, यहाँ पर भी सेम है। रूलर को हाइड या शो करवाना हो तो यहाँ से होगा रूलर, यानी कि ये जो टॉप पर एक स्केल्स है मिलीमीटर्स के अंदर इसकी वैल्यू, और ये लेफ़्ट साइड पर, इसको अगर आपने हाइड करना हो तो आल्ट वी आर की मदद से गायब, और वापस इनेबल करना है तो सेम कमांड आल्ट वी आर। फिर आता है जी गाइडलाइंस, आल्ट वी जी। तो ये क्या है कि अगर मैं यहाँ जूम आउट करूँ और देन आल्ट वी जी प्रेस करूँ, तो ये देखिए हमारे पास ये जो
पेज की एक लाइन आती थी ना एक्स्ट्रा, वो गायब हो गई है। ऑल्ट वी जी वापस आ गई और ऑल्ट वी जी से ये गायब हो जाती हैं। ये हमारे पास मार्जिन्स की लाइन है और इसको हम सम नहीं रखते। ज़ाहिर है अदरवाइज़ हम यही समझेंगे जी जगह खाली है, कोई ग्लिच है। तो ये हम सम नहीं रखते हैं जी, ऑल्ट वी जी की मदद से गायब और ऑल्ट वी जी की मदद से इनेबल हो जाएगी, जो लाइट ग्रे सी लाइन है बीच में जो है। फिर है जी ऑल्ट ऑल्ट वी एन, स्नैप टू गाइड्स। ये भी हमने ऑलरेडी कल देखा था, बल्कि स्नैप टू गाइड यानी कि कल या परसों वाली क्लास में। ऑल्ट वी एन, क्या आपके पास कोई लाइन है, लेट्स से हम यहाँ पर पहले गाइड्स तो लें। ये मैंने लाइन ले ली, दो लाइन हैं। अब मैं इस शेप को इस लाइन के करीब लाता हूँ ना, ये देखिएगा, इस लाइन के जी में करीब आ रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको इसके साथ जोड़ देते। ये देखें, ये देखें, एकदम से खुद ही जोड़ रहे। तो यानी कि अलाइनमेंट वगैरह हम इसके मुताबिक सही से फिर करवा सकते हैं, नहीं कि। तो ये स्नैप टू गाइड की मदद से अब यही जो है हम स्नैप टू गाइड आल्ट वी एन जो है, ये अगर कमांड यूज़ करें आल्ट वी एन, अब अगर मैं आऊँ तो वो देखें अब नहीं स्नैप कर रहा, अब इसको जोड़ ही नहीं रहा। अब मैं करीब भी आ रहा हूँ फिर भी नहीं जोड़ रहा। तो ये आप आल्ट वी एन की मदद से इसको इनेबल करवा सकते हैं, जिससे कि इसके करीब आने पर ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि। और ये यूज़फुल भी, यानी कि इस लिहाज से देखा जाए। फिर है जी आल्ट वी वी, विजिबल इनविजिबल। मैं ये कमांड यहाँ यूज़ करता हूँ आल्ट वी वी। तो ये देखिए हमारे पास जहाँ जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ वहाँ हमारे पास ये एक उल्टा सा पी बना आ जाता है। ये भी एम एस वर्ड में था। आल्ट वी वी गायब हुआ, आल्ट वी वी ये वापस आ रहे हैं। तो इसका यही मकसद है कि यहाँ भी इन इन पोजीशंस पर आपके पैराग्राफ जो हैं वो एंड हो रहे हैं। ये स्टार्टिंग का नहीं बताता, एंडिंग पॉइंट बताएगा आपको। और आल्ट वी वी से ये डिसेबल भी हो जाता है। और फिर लास्ट में हमारे पास है जी ग्रुप एंड अनग्रुप। आल्ट कंट्रोल जी और आल्ट कंट्रोल यू। यही है कि आपके पास दो शेप्स हैं या दो पिक्चर्स हैं या दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, उनको अगर आपने ग्रुप करने तो इसकी मदद से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी सिलेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। देन जब ये सिलेक्शन हो जाए फिर आप ये कमांड यूज़ करें जी आल्ट कंट्रोल जी। आल्ट कंट्रोल जी, ये हमारे पास अब ग्रुप होगी। अब देखिए मैं क्लिक करूँ ना तो ये ऑटोमेटिक दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। एक मूव करूँ दूसरा खुद ब खुद इसके साथ मूव हो रहा है। साइज़ डिक्रीज़ करते हैं तो वो एक का होगा, जबकि एम एस वर्ड में क्या है, एक का साइज़ डिक्रीज़ करें तो दोनों का होता है। यहाँ पर ये जो ग्रुप हुआ है ना, ये सिर्फ इस मकसद के लिए कि जी आप इसकी मूवमेंट करें, या अगर आप यहाँ से कलर देते हैं तो वो सेम अप्लाई करेगा, साइज़ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेगा। ठीक। तो आल्ट कंट्रोल जी से ये ग्रुप है, जबकि इसको अगर सेपरेट करना है वापस तो आल्ट कंट्रोल यू से सेपरेट हो जाएंगे। यानी कि आल्ट कंट्रोल यू इस्तेमाल करने के बाद आप पहले बाहर क्लिक करें देन शेप को सेपरेट करें तो होंगे। उसकी वजह यही है कि आप जब ग्रुप करने जा रहे थे उससे पहले भी हमने इन दोनों शेप्स को पहले सेलेक्ट किए। जब सेलेक्ट हो गया फिर जाके आल्ट कंट्रोल जी हमने दबा के ग्रुप किया, तो अनग्रुप की बारी भी यही है। वो उल्टा वापस रिवर्स किस तरह जाएगा, पहले वो सिलेक्शन होगी फिर वो अनग्रुप होगा ना। तो अनग्रुप में भी ये है कि अनग्रुप करने के बाद भी वो दो सिलेक्ट हुए हुए होते हैं, तो मूव अगर ठीक करेंगे आपने ये करना है कि अनग्रुप करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक एम्प्टी एरिया पर क्लिक करने, देन यानी कि सेपरेट यानी कि इंडिविजुअल किसी शेप पर वर्किंग करनी हो तो वो सेपरेट हो जाएंगे हमारे पास। तो ये था हमारे पास इन पेज का लेसन नंबर 13। इसके अंदर किसी का कोई सवाल है तो वो अभी पूछ लें, जो छोटे छोटे थे ग्रुप अनग्रुप।
Alt V N स्नैप टू गाइड्स। ये है कि जिस तरह ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए ना ये गाइडलाइंस आना ज़रूरी है, जो हम ऊपर से ला रहे हैं ना, ये लाइन सी बनी हुई है, ये होना ज़रूरी है। देन क्या है कि जो ही आप कोई सी भी शेप यानी कि इस लाइन के करीब ला रहा हूँ ना मैं, तो वो इसके साथ ये देखिए कनेक्ट कर रही है, देखिए थोड़ा सा करीब गया, कनेक्ट होगी, यानी कि वो फिर इसके साथ हिलती जुलती यानी कि ना जुड़ जाती है इसके करीब आके। तो ये स्नैप टू गाइड हमारा जो है अभी इनेबल हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये ख़त्म हो जाए, यानी कि लाइन लगी हुई है, इसको कोई फ़र्क ही ना पड़े, ये अपना फ्रीली मूव करे। अभी तो इसके ऊपर आके जुड़ रहा है। तो उसके लिए क्या, आप Alt V N दबाएं। अब ये स्नैप टू गाइड ऑफ हो गया। अब देखें मैं बेशक इसके करीब आता रहूँ, ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ेगा। इसके पास ये देखें कितना क्लोज हो गया, फिर भी नहीं जोड़ रहा। लेकिन Alt V N से के स्नैप टू गाइड इनेबल हो जाता है, और करीब आने पर ये खुद ब खुद इसको जोड़ देगा। ये इससे कम डिस्टेंस रख दो तो ये जोड़ देता है उसको उसके साथ। ये तो ये स्नैप टू गाइड्स का मकसद है, यानी कि लाइन के करीब शेप को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करना। वही यहीं ऊपर से शेप तो हमने यहाँ टूल बार से रही है, गाइडलाइंस जो है ये ऊपर जो रूलर आ रहा है ना शो हो रहा हो तो Alt V R से शो करने। यहाँ से आपने इसके ऊपर माउस का क्लिक दबा के रखने इस रूलर के ऊपर, क्लिक दबाते साथ ही यानी कि होल्ड करते हुए आप नीचे ले आए माउस, तो ये हमारे पास लाइन जो वो आ जाती है। सेम ये लेफ़्ट साइड से भी हम लेकर आ सकते हैं। वर्टिकल लेफ़्ट साइड से आएगी, जबकि हॉरिजेंटल अप टू डाउन आएगी हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी तरह लेस प्रेफरेंस कमांड है। ये क्या है जी, बने हुए किसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाने के लिए Alt E D कमांड है। ये कॉपी पेस्ट की मैं मिसाल दे रही हूँ हमें। अब कंट्रोल C कंट्रोल V से भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर हम ये भी कमांड यूज़ करें, अब देखें कंट्रोल C किया हो गया, कंट्रोल V करते हैं तो पेस्ट नहीं करता डायरेक्ट आपके सामने ना जी। मैंने कंट्रोल V दबाया तो ये एक ना सिंबल सा आपको नज़र आ रहा होगा, शेप वगैरह बनी हुई और प्लस का एक आइकन है। आप जहाँ क्लिक करते हैं वहाँ पर फिर वो शेप जो है ना पेस्ट करता है, यानी कि ये देखें कंट्रोल C कंट्रोल V, माउस हार से क्लिक करने पे वो चीज़ पेस्ट कर देगा जहाँ आप क्लिक करेंगे, यानी कि। तो अगर यहाँ पर यही हम कमांड यूज़ करें जी Alt E D डुप्लीकेट कॉपीज़ के लिए, तो ये देखिए हमारे पास रो और कॉलम का एक सीक्वेंस आ जाएगा। इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, हाइट सॉरी, मैं कम कर देता हूँ। Alt E D, तो ये आ गया जी कि हम इसको कॉपी पेस्ट करने लगे, लेकिन कितनी दफ़ा करें। अब वो हमसे रोज़ पूछ रहे हैं, यानी कि इसके नीचे एक और हम ऐड कर लें, कॉलम 1 एक तो ऑलरेडी, इसके नीचे एक और ऐड होगा। हम इसको कहते हैं कि हाँ भाई 3 रोज़ हों और 3 ही कॉलम्स हों, यानी कि 6 शेप्स बन जाएंगी। 6 या 9 बनेंगी, बल्कि वो तो 2 रोज़ होती तब बात थी। अब हमने 3 3 बोल दिए, 3 रोज़ यानी कि हॉरिजेंटल लाइन में आ गई और 3 कॉलम्स में आ गई। तो उसके अंदर आप अगर ये एस्टीमेट लगाए ना 3 रोज़ और 3 कॉलम्स का, अगर हम देखें कि सेल्स कितने होते हैं, ये वो सेल की जगह यानी कि शेप बना रहे हैं। तो जी ओके किया, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरह से यानी कि ये एक दफ़ा में या अपना मल्टीपल कॉपीज़ लेना चाहे इसकी मदद से ले सकते हैं, यानी कि अब वो किसी भी चीज़ की हों। बस रो और कॉलम बता देना है इसको, ठीक है। लेट्स से ये है Alt E D, मुझे 6 शेप्स चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको 3 कॉलम और रोज़ जो है वो 2 कर दूँगा। देन ओके, तो ये मुझे उस हिसाब से शेप्स बना देगा, 3 कॉलम्स 2 रोज़। ग्रुप नहीं, ये सेपरेट, ये बस जोड़ के गठे रखता है, यानी कि। तो आप कंट्रोल C कंट्रोल V से एक एक शेप लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आपको बल्क में ये चाहिए हो ढेर सारी,
तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। या कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें फिर आपको माउस से खुद क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पर वो वाला झंझट जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर है जी कंट्रोल F11 डॉक्यूमेंट की प्रेफरेंसेस की विंडो में जाने के लिए। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से सफ़ा पॉइंट साइज़ और दीगर सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि एक ना जनरल सी सेटिंग आ जाती है। ठीक है। तो अगर मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ जी कंट्रोल F11 डॉक्यूमेंट यानी कि जो पेज से रिलेटेड है, कंट्रोल F11, तो ये आता है सबसे पहले यही है जी आपने इसका जो साइज़ वगैरह दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रूलर है, ये जो ऊपर स्केल सा बना हुआ है, इसके और इसके दरमियान ये जो 0 to 20 लिखा हुआ है, ये 20 क्या है, मिलीमीटर है, इंचज़ है, सेंटीमीटर है, फीट में है। तो ये हमारा मिलीमीटर है, आप इसको यहाँ से डायरेक्ट चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो मिलीमीटर में होता है, इसको इंचज़ रखना चाहे करके ओके करें। तो अभी हमारे पास इंचज़ में अब वैल्यू आ रही है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच है, यानी कि फासला जो है। फिर इसी कंट्रोल F11 में जाएँ तो करेक्टर्स का जो ये PT है वो ऑप्शन है, आप वो भी चेंज कर सकते हैं, बट हम PT यूज़ करते हैं क्योंकि यूनिवर्सल है। वर्ड एक्सेल में भी PT के अंदर हमारा इसका यूनिट होता था, यानी कि पॉइंट्स के अंदर, आगे ग्राफिक में भी, और यहाँ पर भी सेम ही है। ठीक है। स्नैप टू गाइड का डिस्टेंस, यानी कि जो मैं शेप इस लाइन के करीब ला रहा था ना, तो वो अट्रैक्ट तो कर रहा था लेकिन काफ़ी करीब आने पर, तो आप वो डिस्टेंस भी इसको बता सकते कि हाँ भी इतना क्लोज ना आना पड़े, दूर से ही खींच ले अपनी तरफ। लेट्स से ये 0.079 है, तो हम इसको 0.079 के बजाय 0.01 या 0.1 कर देते हैं। देन ओके। अब ये देखिए मैं इसके करीब आ रहा हूँ, तो हमारा वो ज़्यादा करीब से इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब ठीक, अब मज़ीद बढ़ाना चाहें तो 0.5 कर देते हैं। अब देखें ये आई मेरी शेप, वो देखें उसने खुद ही कनेक्ट कर दिया इतने दूर से। तुम स्नैप टू गाइड्स को यूं एडजस्ट करवा सकते हैं यहाँ पर, बट करीब ही हो नो इशू, आपका इजीली हो जाएगा। 0.072 होता है हमारे पास, मैं इसको फ़िलहाल 0.1 कर देता हूँ। फिर लाइन की पोजीशन जी, कि अभी मैं शेप ला रहा हूँ ना, तो शेप के ऊपर लाइन आ रही है, तो आप वो भी इसको यहाँ से कह सकते हैं जी फ्रंट बनना है बिहाइंड, यानी कि बैकवर्ड जाए। अब वो जो शेप्स हैं उसके बैकग्राउंड में आपको ये लाइन नज़र आएगी, उसके ऊपर कोई लाइन नज़र नहीं आएगी। ये, और इसी के नीचे हमारे पास सेम वही पेज की जो है वो सेटिंग वगैरह आ गई है। ठीक है, ये पेज नंबर वो जो हमने देखा था ना वो हेडर फुटर के अंदर कल, ये वही सेम चीज़ है। मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर हमने ये स्टार्ट पोजीशन बताई थी, फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या हो। ठीक है, पेज बोर्ड साइज़ हमारे पास ये जो एरिया खाली है यहाँ से इस डार्क लाइन से लेकर यहाँ तक, इसको कम ज़्यादा करना है, वो सारा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है रूलर आपका जो है वो स्टार्ट, ज़ाहिर है हम इसको ज़ीरो से ही करते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर से भी ये ज़ीरो से स्टार्ट हो, और ये राइट टू लेफ़्ट भी यहाँ से भी ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ज़ीरो से लेकर ये आई थिंक 8 या 7.5 आप कह लें इंचज़ तक जा रहा है हमारे पास एक पेज जो है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। जबकि अगर हम इसी की एक और कमांड है जी Alt F11, जो कि है एप्लीकेशन की प्रेफरेंस। एप्लीकेशन से मुराद ये आपके सॉफ्टवेयर की सेटिंग आ जाती है इसके अंदर। ऐसा कि मैं Alt F11 दबाता हूँ तो यही है जी एप्लीकेशन की टाइप क्या हो भी, लेफ़्ट टू राइट है, यानी कि आपके पास ये नीचे 3 4 जो चीज़ें ये लेफ़्ट पर हैं ये राइट पर आ जाएंगी, राइट टू लेफ़्ट। ओके, तो ये देखें मास्टर डॉक्यूमेंट लैंग्वेजेस वगैरह वो राइट पर आ गए हैं, रूलर भी आपका राइट आ गए, टूल बार अपनी जगह रहती है अलबत्ता, सिर्फ ये दो चीज़ें राइट साइड पर आ जाती हैं। ये चेंज करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। एरो की मूवमेंट, जो हम एरो कीज़ यूज़ करते हैं ना कीबोर्ड से लेफ़्ट राइट, ये उनका जिक्र है, बट यहाँ पर ये करेक्टर्स के ऊपर ही एडजस्ट होता है। ग्रीक कंट्रोल ये भी सेम ही रहने दें। ठीक है, यहाँ पर मार्जिन्स का कलर अलबत्ता आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अब देखें मार्जिन का भी कलर जो है वो ग्रे कलर है, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, तो वो आप यहाँ से तब्दील करवा लें।
लेट से हम ग्रीन कर देते, तो ये लें जी ग्रीन कलर की अब मार्जिन आ गई, यानी कि जो नज़र आए आपको, यानी कि उस तरह से। और ये जो गाइड्स की लाइन का जो कलर है ब्लू है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट से ये रेड हो गए, तो ये अब रेड कलर की गाइड्स आ रही हैं जी। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाते हैं। ऑटो सेव का भी इसके अंदर एक ऑप्शन है, जो कि देखा जाए 2009 में बड़ी बात होती है कि एम एस वर्ड एक्सेल में भी, यानी कि ना ऑटो सेव ऑप्शन जो है बाद में आए हैं। तो यहाँ पर अगर आपने फाइल सेव कर ली और आप कह रहे हैं कि जी मुझे याद नहीं रहता, हर 10 मिनट बाद या 1 मिनट बाद ये खुद ब खुद कंट्रोल एस दबा दिया करे, तो आप इसको ये करवा सकते हैं कि जी ऑटो सेव एवरी 10 मिनट करवा लें या 1 मिनट करवा लें। वो फिर हर मिनट के बाद खुद ही कंट्रोल एस सेव कर देगा। शर्त यही है, पहले आपको जूमिंग करनी पड़ेगी, यानी कि तो सेविंग जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। सेव करने के बाद ये इनेबल होगा। फिर जूमिंग भी इसको दे सकते हैं कि जी 100% ना हो, इससे ज़्यादा हो या कम हो। तो ऐसा से है, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन टाइप जो है वो आप चेंज करवा लें तो करवा सकते हैं, या यहाँ पर जो इन चीज़ों के कलर हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो दे सकते हैं। देन ओके, तो हमारे पास ये अप्लाई हो जाएगा सिंपल। और अगर यही सारा काम करते करते अगर हम F2 बटन दबा दें, इस कमांड के अप्लाई करने से मैटर नॉर्मल हो जाता है और हमें सफ़े नहीं दिखाई देते। तो जैसा कि मैं यहाँ पर F2 दबाता हूँ सिर्फ, तो हमारे पास जो सेटिंग वगैरह है वो नॉर्मल हो जाती है, यानी कि सफ़े वगैरह हमारे सामने ही रहते हैं, जो आपने एडिशनल सेटिंग वगैरह की हो, यानी कि ठीक, सिंपल F2 से। तो ये जो है, वैसे हम ये नहीं यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर देना, तो तब भी ये हो जाता है। जो ही नहीं F2 ही दबाएं, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दें, तब ये नॉर्मल सेटिंग आ जाएगी आपके पास, जो कि डिफ़ॉल्ट होती है, यानी कि इन पेज की अपनी, यानी कि। तो ये जो था जी हमारा था इन पेज का लास्ट लेसन, यानी कि लेसन नंबर 13। एक्स्ट्रा कमांड्स, यानी कि ग्रुप अनग्रुप रूलर हाइड वगैरह करना हो, गाइड्स वगैरह लानी हो, ठीक है, ग्रुप अनग्रुप वगैरह हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड। और प्रेफरेंसेस कमांड्स, इसके अंदर हमने डुप्लीकेट करना देखा है। डॉक्यूमेंट और इन पेज की ऐप की जो अपनी सेटिंग है वो हमने चेक की है। तो इसके अंदर किसी का कोई सवाल हो, कोई मसला परेशानी हो, या इससे पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर किसी का कोई सवाल, कोई मसला परेशानी है, तो वो भी पूछ लें, जो पिछले लेसन पढ़े उनमें भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अफाक। सर जी, मेरा इन पेज में उर्दू टाइपिंग नहीं हो रही है। जिस तरह आपने बताया था कि ए से अलिफ है, एस से सीन है, शिफ्ट एस से स्वाद है, इस तरह नहीं हो रही है। अल्लाह, अफाक ये मासूमियत पे मैं दाद दूँ या हमें गुस्सा हूँ कि अभी आपको याद आ रहा है, लेकिन चलें, उसके बगैर फिर आप करते क्या रहे हैं। सोचने वाली बात कि आपका चलें उर्दू टाइप हो रहा है, बट हाँ ए से काफ आ रहा होगा, इस तरह से आगे पीछे लेटर्स आ रहे हैं। उसके लिए कि आपने एडिट के अंदर आ जाने, यहाँ से प्रेफरेंसेस, एडिट के अंदर प्रेफरेंस, और प्रेफरेंसेस के अंदर आपने कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आ जाना है। यहाँ आएंगे तो आपका यहाँ मोनोटाइप सेलेक्ट हुआ होगा, उसकी वजह से ना ज़रा चीज़ आगे पीछे नज़र आती है। आपने लिस्ट ओपन करके यहाँ से स्क्रॉल नीचे करना है और यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड जो ये सिलेक्ट करने। ठीक, अभी जो मोनोटाइप है उसके अंदर कुछ इस तरह से होगा, क्यू पे जाकर अलिफ आ रहा है, एस पे फे आ रहा है, डी पर छोटी ये आ रहा है, इस तरह से। तो आपने इसको यहाँ से चेंज करके फोनेटिक कीबोर्ड रख लेने। देन ओके, अब अगर आप कुछ लिखते हैं तो हमारे पास वो ए से अलिफ, बी से बे, पी से पे, इस तरह से मिलते जुलते यानी कि जो अल्फाज हैं वो आते हैं। और ये जो हमने वैसे इसका कीबोर्ड डाउनलोड किया है ना अपना कंप्यूटर के लिए, वैसे ही ओवरऑल उर्दू लैंग्वेज में, तो ये भी हमारे पास फोनेटिक उर्दू कीबोर्ड है, ये देखें, फोनेटिक, फोनेटिक, ठीक है। क्योंकि मोनोटाइप में जो है अलाइनमेंट या लेआउट जो है आपका वो काफ़ी तब्दील होता है, मुश्किलात आती हैं उसमें। तो ये एडिट
प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाके फोनेटिक सेलेक्ट कर लेना आपने। और कोई सवाल हो, कोई मसला परेशानी आ रही हो किसी चीज़ में, किसी लेसन में। सर जी दूसरा ये सवाल है कि जैसे आपने बताया था कि लैपटॉप ऑन है, कितनी देर से चल रहा है, हम्म। अगर उसकी सेटिंग सही ना हो तो उसको सेट करते हैं वो कंट्रोल पैनल से आपने बताया था, वो कंट्रोल पैनल में जाके क्या सर्च करना है वो मुझे भूल गया है। वो ये है कि कंट्रोल पैनल में आपने जाके सर्च करना है जी पावर, यानी कि यहाँ पर। तो हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा टॉप पर ही पावर ऑप्शन, आपने इस ग्रीन वाले पर क्लिक कर देना है। देन ये एरिया आएगा, यहाँ से आपने चले जाना है चूज़ व्हाट द पावर बटन डू, यानी कि जो फर्स्ट तो यही है ना, कंट्रोल पैनल होम पेज पर ले जाएगा। सेकेंड वाले के अंदर आ जाने, यहाँ आने के बाद आपका यहाँ पर लगा होगा टिक। अब हमने उस टिक को हटाना है, तो उसके लिए क्या, वो टिक हटाने के लिए आपको पहले यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, चेंज सेटिंग डाटा करंटली अनअवेलेबल, इस पर क्लिक करके देन ये जो टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप है, इसका जो टिक लगा होगा उसको आपने हटा के देन सेव चेंजेस कर लेने। यहाँ क्लिक करना ज़रूरी है, चेंज सेटिंग डाटा आर करंटली अनअवेलेबल। ये करने के बाद सेव चेंजेस, देन आप जब अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे और जाके देखेंगे टाइमिंग जो है वो चेंज हुई है या नहीं हुई, देन ये करना है। अदरवाइज़ आपको दोबारा ये करना पड़ेगा, जस्ट इन केस अगर ना हो, टाइम रिफ़्रेश नहीं होता, तो आपने इस तरह से दोबारा कर लेना यही काम। और कोई मसला परेशानी आ रही हो, कोई चीज़ भूल रही हो, कोई लेसन भूल रहा हो। टेस्ट इंशाल्लाह कल इसी टाइम, ओरल टेस्ट। सर इसमें पिक बॉक्स वगैरह का बताया था, वो थोड़ा बता दें। ठीक, पिक्चर बॉक्स या ग्राफिक बॉक्स, यानी कि इनका आउटपुट तो सेम है, ठीक है, लेकिन हाँ एक में जो है आप सिर्फ पिक्चर लगा सकते और दूसरे में आप सिर्फ कलरिंग दे सकते हैं। पिक्चर वाले को भी कलरिंग दे सकते, लेकिन हाँ उसका मेन फैक्टर यही है, मेन मकसद ये है कि उसके अंदर तस्वीर लगाई जाए। तो ये जो टूल बार के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये जो तीन शेप्स आ रही है ना, जिनके अंदर क्रॉस बने हुए हैं, एक स्क्वायर बना हुआ है क्रॉस, एक सर्कल है क्रॉस, फिर एक नीचे एक और स्क्वायर है लेकिन उसके कोने जो थोड़े से राउंडेड हैं, क्रॉस है। ये हमारे पास तीनों पिक्चर बॉक्स हैं। तो इनमें से कोई सा भी एक लेने के बाद, लेट से हमने यहाँ सर्कल वाला ले लिया, ये मैंने ड्रा कर लिया। अब मैंने ना इसके अंदर तस्वीर लगानी है, तो बॉक्स बनाने के बाद आपने बॉक्स के अंदर आके राइट क्लिक करना है और यहाँ से इंपोर्ट पिक्चर का सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेने। देन आप अपने सिस्टम में से कोई भी फाइल वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेट से मैं ये एक सिलेक्ट करके ओपन कर दूँ, तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, ज़ाहिर है इन पेज है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, तो लोडिंग लेने के बाद आपके पास ये तस्वीर इधर इंसर्ट हो जाएगी। देन हमारे पास ये अभी ना आई बीम टूल या हैंड टूल यहाँ पर आप कह लें मौजूद है। ऐसे हम यहाँ पर ना तस्वीर को आगे पीछे मूव वगैरह करवा के, या इस तस्वीर की विड्थ और हाइट यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। जो 5.2 लिखा हुआ है ना, यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ेगी और नीचे वाले से इसकी सिर्फ हाइट बढ़ेगी। तो हम 5.2 के बजाय इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 5.5 कर देते हैं, ये नहीं, या उससे ज़्यादा 6 कर दें बेशक, इस तरह से। ठीक, और हाइट बढ़ाना चाहे तो वो भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि इस तरह से हम ये इसको कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। घर थोड़ा सा टेढ़ है डिग्रीज के अंदर,
यहाँ पे इसको कह देते हैं लेट से 45, तो ये 49 डिग्रीज पर इसको रोटेट करवा देगा ये। तो इस तरह से ये इसके ऑप्शन थे। और जब आप ये ले हैं तो इसको डायरेक्टली यहाँ से भी हम चेंज करवा सकते हैं। अभी सर्कल में स्क्वायर में लाना हो डायरेक्ट, या राउंडेड स्क्वायर बॉक्स लाना हो तो यहाँ से, और राउंडेड स्क्वायर जो है हमारे पास उसकी जो राउंडनेस है वो हम यहाँ से नीचे से सेट करवा सकते हैं। 6.35 मिलीमीटर है, इसको हम 12 कर देते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये कुछ यूँ हो जाएगा। या हम लेट से 8 भी ज़्यादा है, ये क्या, आई थिंक पहले 0 पॉइंट कुछ होगा, 0.6। हाँ, तो इस तरह से आप पॉइंट्स के अंदर इसको वैल्यू दे सकते हैं। अब आई थिंक हम इन चीज़ में चले गए ना तभी। तो इस तरह से हम ये राउंडनेस भी, जो स्क्वायर है उसकी राउंडनेस जो है वो हम यहाँ से कंट्रोल करवा लेंगे ये। तो ये था हमारे पास पिक्चर बॉक्स।